हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। फाउंडेशन इंजीनियरिंग का आज लास्ट लेक्चर है, तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं। फाउंडेशन इंजीनियरिंग को सबसे पहला ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल के बारे में हम लोग समझेंगे। पाइल हम लोग समझ रहे हैं ना, पाइल फाउंडेशन देख रहे हैं, मतलब डीप फाउंडेशन का एक टाइप है पाइल फाउंडेशन। कल भी हम लोग पाइल फाउंडेशन के बारे में डिस्कस किए थे। आज भी हम लोग जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या किए, डिग किए, गड्ढा किए। ठीक है, ये सिंगल पाइल है, ये आपको दिख रहा है जो इंडिविजुअल पाइल है, और ये उस पर क्या दिख रहे हैं, स्ट्रेस जोन है। ठीक है ना, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस जोन दिख रहा है आपका इंडिविजुअल पाइल का। लेकिन ग्रुप पाइल की बात करूंगा तो क्या होगा, आपका बहुत सारे पाइल आ जाएंगे और एक दूसरे से पाइल केप के थ्रू कनेक्टेड है। पाइल केप या फिर रिजिड केप के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। फाउंडेशन देखे होंगे कभी पाइल फाउंडेशन, तो सबको फिर पाइल केप के थ्रू क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जैसे प्लिंथ होता है ना वैसे टाइप का। ठीक है, और मतलब प्लिंथ लेवल में ही पाइल केप होता है, इतना समझ लेना। ये आपको क्यू यू पी जो दिख रहा है वो अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी है इंडिविजुअल पाइल का, और नीचे में जो दिख रहा होगा आपको ये क्यू यू जी। ठीक है, ये क्या है आपका अल्टीमेट पाइल लोड ग्रुप पाइल का है। ठीक है ना, अल्टीमेट कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ग्रुप पाइल का है। ग्रुप पाइल मतलब बहुत सारे पाइल। ठीक है, ग्रुप पाइल बोलने से कम 3 पाइल आते हैं। ठीक है ना, ग्रुप पाइल बोलने से कम 3 पाइल होंगे या फिर उससे ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, शेप भी पूछता है पाइल ग्रुप का, जो मिनिमम से मतलब जो मिनिमम पाइल ग्रुप जो होते हैं उसका शेप कौन सा बन के आता है, तो ट्रायंगुलर शेप बन के आता है। 3 ठो पाइल रहेंगे तो ट्रायंगुलर ही शेप बनेगा ना, वो आगे देखेंगे। अभी इतना समझ में आ गया ना। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है उससे यही बस पता चल रहा है कि आपका जो स्ट्रेस जोन होता है ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल का वो ज्यादा होगा। ठीक है ना, ग्रुप पाइल का जो स्ट्रेस जोन होगा वो ज्यादा होगा, जिसके कारण हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो सकती है। हो सकती है बोल रहा हूँ, हमेशा ज्यादा होती है ये नहीं है, वो अगले पॉइंट में आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लोड कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप इज नॉट नेसेसरी इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल पाइल। इसका मतलब क्या समझ में आया कि क्यू यू पी इज इक्वल्स टू क्यू, इसको एन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यू यू जी। ठीक है ना, क्यू यू जी क्या हो गया आपका अल्टीमेट लोड ऑफ ग्रुप पाइल, और ये क्या है क्यू यू पी मतलब अल्टीमेट लोड ऑफ इंडिविजुअल पाइल। एन को मल्टीप्लाई किया हूँ, जितना ग्रुप में आपका पाइल होगा उन सभी को मल्टीप्लाई किया, तो दोनों बराबर हो ये जरूरी नहीं है, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और जनरली केस में क्या होता है, जो ग्रुप पाइल होते हैं उसकी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। अब जिसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी, जो ज्यादा लोड रहेगा, उसमें सेटलमेंट भी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए आगे देखेंगे तो समझ आएगा। ए पाइल स्पेस्ड क्लोजली, ठीक है, जब पाइल ग्रुप में पाइल आप पास पास में रखोगे तो उसकी ग्रुप कैपेसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी, याद रखना। इसका ऐसा मत सोचना कि स्पेसिंग को कम कर देंगे पाइल का तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी ग्रुप पाइल की, ऐसा नहीं होता। अच्छा, दोनों चीज है ना, स्पेसिंग कम भी नहीं होना चाहिए, स्पेसिंग ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। एकदम ज्यादा ज्यादा दूर में अगर आप पाइल प्रोवाइड करोगे, जितना प्रोवाइड करना है स्पेसिंग उतना करना है। ठीक है ना, आगे देखेंगे कितना स्पेसिंग प्रोवाइड करना है, लेकिन स्पेसिंग से ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। कम करोगे तो भी कैपेसिटी घटेगी ना, बढ़ेगी, ऐसा मत याद रख लेना। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे ना स्टील में, वैसा नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ द पाइल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रुप एक्शन इज 3। मैं बोला था ना, पाइल ग्रुप में कम से कम 3 पाइल तो होंगे ही, और जो शेप बन के आएगा आपका स्मॉलर शेप जो होता है आपका ट्रेंगुलर होता है। उसके अलावा कोई सा भी शेप हो सकता है, ट्रेंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, पॉलीगन शेप, मतलब कि आपको कोई सा भी शेप है ना जो निश्चित नहीं है, कितने भी साइड हो, कितने कोई सा भी शेप हो। ठीक, उसके बाद फिर स्पेसिंग ऑफ द पाइल केप्ट। मैं बोला कि कितना स्पेसिंग लेना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर फ्रिक्शन पाइल है तो आपको 3D लेना है, और एंड बीरिंग पाइल है तो 2.5D लेना है। ठीक है, आगे समझ में, डी आपका डेप्थ है। उसके बाद फिर देखते हैं सेटलमेंट ऑफ द पाइल ग्रुप इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सिंगल पाइल। मैं बोला था कि जो ग्रुप पाइल का जो सेटलमेंट होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंगल पाइल। ओके, आ गया होगा समझ में। बस आपको याद ही रखना है ये सब चीजों को समझते हुए। इफिशियंसी ऑफ द पाइल ग्रुप देखते हैं। पाइल ग्रुप की इफिशियंसी निकालना है हमको, तो जो आपका अल्टीमेट लोड पाइल ग्रुप का है डिवाइडेड बाई जो इंडिविजुअल पाइल का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जितना भी पाइल
है ना, नंबर ऑफ पाइल को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। आगे समझ में इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप। उसके बाद फिर देखते हैं इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप 100 से ज्यादा होगी किस केस में, लूज एंड मीडियम सैंड के केस में। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप 100 से कम होगी किस केस में, आपका क्ले के केस में और डेंस सैंड के केस में। याद होते जा रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं मैं, इफिशियंसी 100 से ज्यादा कब होगी, मीडियम और लूज सैंड के केस में, लेकिन वही डेंस सैंड के केस में, क्ले के केस में 100 से कम होगी। ठीक, इफिशियंसी। उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ दिस सॉइल एंड स्पेसिंग, दोनों पे डिपेंड करता है, ये बोलना चाह रहा है इसमें। जो टाइप ऑफ दी सॉइल है, सॉइल का टाइप, सॉइल बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, और उसके अलावा स्पेसिंग ऑफ द पाइल, स्पेसिंग ऑफ द पाइल ऊपर पड़े हैं कितना स्पेसिंग होना चाहिए, दोनों पे डिपेंड करता है क्या चीज, इफिशियंसी ऑफ ग्रुप, मतलब ग्रुप इफिशियंसी ऑफ पाइल, है ना, इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप या फिर ग्रुप इफिशियंसी ऑफ पाइल, किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर देखते हैं ग्रुप कैपेसिटी ऑफ पाइल। ग्रुप कैपेसिटी आपको पता करना है तो आपको उससे पहले इंडिविजुअल और ब्लॉक दो प्रकार का फेल्वर होता है। इंडिविजुअल फेल्वर में सिर्फ एक पाइल फेल होगा और ब्लॉक फेल्वर में एक से ज्यादा पाइल फेल होगा एक साथ, है ना। तो ग्रुप कैपेसिटी किसके बराबर होती है, जो दोनों में मिनिमम होगा उसी के बराबर होती है। लिखा है ना, ग्रुप कैपेसिटी इज टेकन एज द स्मॉलर ऑफ द अबव टू, है ना। स्मॉलर ऑफ द अबव टू मतलब ये पहला और दूसरा, इंडिविजुअल फेल्वर और ब्लॉक फेल्वर, दोनों में जो मिनिमम होगा उसी के बराबर होगा। ग्रुप सेटलमेंट रेशियो पूछ देता है कभी कभार एग्जाम में, पूछा है कई बार। एकदम छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, रिलेशन याद रखना है कि आपका सेटलमेंट ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाई इंडिविजुअल सेटलमेंट, किसका, पाइल का। बस उन्हीं दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप सेटलमेंट रेशियो बोलते हैं। ग्रुप सेटलमेंट रेशियो हमेशा क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में बताया था कि सेटलमेंट ग्रुप का ज्यादा होगा और इंडिविजुअल का कम होता है, तो हमेशा क्या वैल्यू आएगा, 1 से बड़ा वैल्यू आएगा। और ये 16 तक जा सकता है, 16 तक वैल्यू जा सकता है, मे बी हाईएस्ट ऑफ 16। निगेटिव स्किन इन्फेक्शन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, निगेटिव स्किन इन्फेक्शन से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या है, आपको दिख रहा है पाइल। निगेटिव स्किन इन्फेक्शन कैसे सॉइल में होता है, तो ऐसे सॉइल में होता है जिसका ऊपर का सॉइल बहुत लूज होता है और नीचे का सॉइल डेंस है, लेकिन सरफेस में जो सॉइल, ऊपर का सॉइल जो है ना, अपर सरफेस का, वो क्या है, लूज है बहुत। ठीक है, तो ऐसे सॉइल में जब हम लोग पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं तो ऊपर का सॉइल लूज होने के कारण नीचे धंस जाता है, और नीचे धंस जाने के कारण स्किन फ्रिक्शन जो ऊपर की ओर आता है, हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लासों में कि स्किन फ्रिक्शन क्या होता है, ऊपर की ओर होगा। पाइल जब नीचे जाएगा या फिर पाइल से लोड जब नीचे आएगा तो स्किन फ्रिक्शन फ्रिक्शन किस ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। लेकिन ऊपर का सॉइल लूज होने के कारण, टॉप सरफेस का सॉइल लूज होने के कारण नीचे धंस जाएगा, और नीचे धंस जाने के कारण स्किन फ्रिक्शन ऊपर लगना चाहिए तो ऊपर ना लग के नीचे की ओर लग रहा है। देख लो येलो में मैं जो मैं बनाया हूँ, स्किन फ्रिक्शन किस ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। और जो नीचे की ओर स्किन फ्रिक्शन लगते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड ड्रैग भी बोलते हैं। ठीक है, ड्रैग मतलब एक प्रकार से फ्रिक्शन, तो डाउनवर्ड ड्रैग बोलते हैं। इसी डाउनवर्ड ड्रैग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन बोलते हैं। आगे समझ में, स्किन फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगना चाहिए लेकिन ऊपर की ओर ना लग के नीचे की ओर लगता है, तो इसी को डाउनवर्ड ड्रैग भी बोलते हैं या फिर निगेटिव स्किन फ्रिक्शन भी बोलते हैं। आगे ना यहाँ तक समझ में। अब देखो एक एक पॉइंट पढ़ते जा रहा हूँ, उसको समझते जाना। व्हेन सॉइल सराउंडिंग द पोर्शन ऑफ द पाइल इज सॉफ्ट, ठीक है ना, मतलब पाइल के जो आसपास में जो सॉइल है या फिर पाइल फाउंडेशन जहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वहां का सॉइल कैसा है आपका, सॉफ्ट होता है, तब अपने को देखने को मिलता है सॉफ्ट मोर देन द पाइल। एक मिनट, पाइल एट द डाउनवर्ड ड्रैग, हाँ, मतलब नीचे का सॉइल आपका डेंस है, ऊपर का सॉइल सॉफ्ट है, जो मैं बताया वही चीज लिखा है। एक बार और पढ़ देता हूँ। व्हेन द सॉइल सराउंडिंग अ पोर्शन ऑफ द पाइल इज सॉफ्ट सेटल मोर देन द पाइल एट डाउनवर्ड ड्रैग ऑकर, है ना, डाउनवर्ड ड्रैग ऑकर होता है जिसके कारण, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन बोलते हैं। नेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल, अब ये स्किन फ्रिक्शन, सॉरी, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाउनवर्ड ड्रैग के कारण क्या होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी फाइल की। फाइल जितना लोड सहना चाहिए उतना नहीं सहेगा तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। और क्या होता है, ऑकर इन कंप्रेसिबल सॉइल, ये आपका कंप्रेसिबल सॉइल, सॉफ्ट सॉइल, लूज सॉइल में ऑकर होता है। निगेटिव स्किन फ्रिक्शन कैसे सॉइल में ऑकर होता है, कंप्रेसिबल सॉइल। कंप्रेसिबल सॉइल मतलब जो ज्यादा कंप्रेस होता है, क्ले एक कंप्रेसिबल सॉइल है ना, ठीक है, सॉरी, कंप्रेसिबल सॉइल, सॉफ्ट सॉइल, लूज सॉइल, ये सब में ऑकर होता है। उसके बाद फिर देखते हैं सॉइल ऑल्सो
रिसेंटली फिल्ड अप सॉइल। हाँ अच्छा, इसका मतलब क्या समझते हो? एक मैं प्रोसेस बताया था सॉइल बनने का प्रोसेस, रॉक से सॉइल, सॉइल से रॉक, ये प्रोसेस चलता है, लिथिफिकेशन इज द प्रोसेस, है ना। लिथिफिकेशन बोलते हैं, पीडोजेनेसिस प्रोसेस होता था, लिथिफिकेशन तो एक टेम्परेचर का प्रोसेस होता था। तो वो सब मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ सॉइल मैकेनिक्स में। अभी आपको बस ये समझना है कि जो नया सॉइल होता है ना, जो अभी अभी बना है सॉइल, तो वो लूज सॉइल होता है। तो ऐसे सॉइल में आपका निगेटिव स्किन फ्रिक्शन आने की संभावना ज्यादा होती है, चांसेस ज्यादा होती है। तो वही चीज बोल रहा है, सॉइल ऑल्सो रिसेंटली फिल्ड अप जो सॉइल होता है उसमें निगेटिव स्किन फ्रिक्शन देखने को मिल सकता है। कैन बी एलिमिनेटेड बाई प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्टिव स्लीव। निगेटिव स्किन फ्रिक्शन को हम लोग कैसे बच सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो प्रोटेक्टिव स्लीव प्रोवाइड करके, स्मूथ कोटिंग प्रोवाइड करके, ठीक है ना। जिस पोर्शन में आपका पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करना है, ऐसे पोर्शन में आप प्रोटेक्टिव स्लीव और स्मूथ कोटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और बच सकते हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, अंडर रिम्ड पाइल क्या होता है देखते हैं। पाइल फाउंडेशन, अंडर रिम्ड पाइल हम लोग पढ़े थे क्या? अंडर रिम्ड पाइल जो होता था बोर्ड पाइल के अंतर्गत में आता था। डिस्प्लेसमेंट, नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल देखे थे ना, नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल को ही बोर्ड पाइल बोलते थे, और इसी बोर्ड पाइल के अंतर्गत में क्या आता है आपका? अंडर रिम्ड पाइल आता है, ठीक है ना। तो ये आपको अंडर रिम्ड पाइल दिख रहा होगा, ठीक। अंडर रिम्ड पाइल हम लोग कैसे सैंपल में या फिर कैसे सॉइल में प्रोवाइड करेंगे? ऐसे जगह प्रोवाइड करेंगे जहाँ का सॉइल फिर से लूज हो, जिसमें आपका निगेटिव स्किन फ्रिक्शन आने की संभावना है, ठीक है। या फिर जहाँ पर हमको हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल रहा है, बहुत गड्ढा करना पड़ रहा है, ठीक। तो ऐसे लूज सॉइल में, और लूज सॉइल बोलने से वेरी लूज सॉइल, और वेरी लूज सॉइल बोलने से ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसमें वेरी हाई श्रिंकेज, वेरी हाई स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे प्लेसेस में, ऐसे सॉइल में हम लोग क्या करते हैं? अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। इस अंडर रिम्ड में आपको ये दिख रहा होगा, ये जो शेप जो दिख रहा है, इसको बल्ब बोलते हैं, बल्ब, ठीक है, या फिर रिम भी बोलते हैं, इसीलिए इसको अंडर रिम्ड बोलते हैं। तो ये रीम है या फिर बल्ब है? जो आपको गोला गोला जो दिख रहा है वो क्या है? बल्ब है या फिर रीम है, ठीक है। बी यू क्या है? उस बल्ब का डायमीटर है, और बी जो है वो क्या है? पाइल का डायमीटर है। पाइल स्टेम बोल सकते हैं या फिर पाइल शाफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो पाइल का डायमीटर है ना, पाइल स्टेम डायमीटर या फिर पाइल शाफ्ट का डायमीटर बी माना हुआ हूँ, और बी यू किसको माना हुआ हूँ? बल्ब के डायमीटर को। ये सब अभी रिलेशन आपको मैं बताऊंगा, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ कि किसको क्या माना है। बी बी किसको माने हैं, बी यू किसको माने हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब देखो, बी यू किसके बराबर होता है? तो बी यू जो होता है, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, बी यू जो होता है 2 to 3 टाइम्स ऑफ दी डायमीटर ऑफ पाइल स्टेम के बराबर होता है। जो भी पाइल का जितना भी डायमीटर है, उसका 2 से 3 गुना डायमीटर किसका होता है? बल्ब का डायमीटर होता है, 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। या फिर हम लोग इन जनरल बोल सकते हैं कि 2.5 टाइम्स हम लोग लेते हैं, नीचे देखेंगे 2.5 टाइम्स इन जनरल लेते हैं, वेरी करता है, 2 से 3 गुना तक वेरी करता है। आगे समझ में। अब देखो, इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। बल्ब क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या फायदा होता है बल्ब प्रोवाइड करने से, और कैसे जगह में प्रोवाइड करते हैं? रिम, तो आप मैं बता दिया, लूज सॉइल में प्रोवाइड करते हैं। अब बल्ब प्रोवाइड करने से उसका ये जो डॉट डॉट बना हुआ है, ये जो सॉइल होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब जब नीचे गड़ते जाएगा पाइल, तो अपने साथ और ज्यादा सॉइल को लेते हुए जाएगा, और जिसके कारण एक समय में क्या हो जाएगा? एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएगा यहाँ पर का सॉइल, और नीचे नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर एंकर प्रोवाइड करेगा, वो बंध जाएगा, आ रहा है समझ में? कॉम्पैक्ट हो जाएगा यहाँ का सॉइल बहुत ज्यादा, ठीक, जिसके कारण वो और ज्यादा नीचे नहीं गड़ेगा। मतलब हमारे सुपर स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, है ना, रिजिड बेस प्रोवाइड करेगा, फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा। आगे समझ में। इसलिए बल्ब हम लोग ऐसे जगह में प्रोवाइड करते हैं जहां पर का सॉइल बहुत नीचे तक लूज होता है, और जहां हमको हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलता है, ठीक। अब यहाँ पर एस दिख रहा होगा आपको, ये जो एस है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बल्ब है। देखो, एक सिंगल रिम्ड पाइल हो सकता है, सिंगल रिम्ड पाइल जिसमें सिर्फ एक बल्ब प्रोवाइड किए हैं, और मल्टी रिम्ड पाइल हो सकता है जिसमें एक से ज्यादा बल्ब प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर आपको डबल रिम्ड पाइल दिख रहा है, 2 ठोक रिम है तो डबल रिम्ड पाइल हो गया। तो 2 रिम के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है वो 1.5 BU होता है, ठीक है ना। मतलब जो भी उसका डायमीटर है रिम का, उसका 1.5 गुना हम लोग क्या करते हैं? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। 2 बल्ब के बीच का दूरी इतना होना चाहिए।
आगे समझ में ये चीज पूछ सकता है आपको, एग्जाम में पूछा भी है एक आध बार, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। अंडर रिम्ड पाइल इज क्या बोल रहे हैं, कास्ट इन सीटू बोर्ड पाइल। ये हमेशा कास्ट इन सीटू होगा, मतलब वहीं का वहीं बनेगा, ठीक है ना। साइट में ही हम लोग अंडर रिम्ड पाइल को बना सकते हैं। आप ही लोग सोच के देखो, अगर ये पहले से बना लोगे इस पाइल को, तो ये अंदर कैसे जाएगा, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अंदर में ही, ठीक है ना, पाइल के लिए बोरिंग करते हैं, और बोरिंग करने के बाद फिर बल्ब के लिए भी बोरिंग किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वो देखे होगे तो प्रैक्टिकली देखोगे तभी समझ में आएगा, ये अभी मैं बताऊंगा नहीं समझ आएगा, है ना। तो अंडर रिम्ड पाइल इज कास्ट इन सीटू बोर्ड पाइल, कास्ट इन सीटू होता है हमेशा। उसके बाद फिर यूज्ड इन एक्सपेंसिव सॉइल, एक्सपेंसिव सॉइल में हम लोग अंडर रिम्ड पाइल, एक्सपेंसिव सॉइल मतलब समझ रहे हो ना, वही आपका जिस जो कि वेरी हाई श्रिंकेज, वेरी हाई स्वेलिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, उसी को एक्सपेंसिव सॉइल बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव सॉइल मतलब महंगा सॉइल, ऐसा मत समझना। टू रेजिस्ट द अपलिफ्ट प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन। ड्यू टू इंक्रीज इन बल्ब एरिया, बल्ब एरिया क्योंकि हम लोग बल्ब प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ का एरिया इंक्रीज हो जाता है, बोल रहे हैं, और जिसके कारण वो रेजिस्टेंस वहाँ पर का बढ़ जाता है, और सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाता है, और बल्ब के नीचे का सॉइल मतलब कॉम्पैक्ट हो जाता है, और जिसके कारण क्या हो जाता है, वो पार्ट ऑफ पाइल की तरह बिहेव करता है। देखो ऊपर डायग्राम में समझाता हूँ, यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये अब इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है कि वो पाइल की तरह ही बिहेव करता है, फाउंडेशन की तरह ही बिहेव करने लग जाता है। अब यहाँ पर का सॉइल सॉइल नहीं है, यहाँ पर का सॉइल एक पाइल का ही पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। ये जो सॉइल है ना, जो डॉट डॉट में, वो पाइल का ही पार्ट बन जाता है, वो भी एक फाउंडेशन की तरह एक्ट करने लग जाता है। वही चीज को बोला है यहाँ पर कि विच इज एक्ट एज अ पार्ट ऑफ पाइल। बल्ब का डायमीटर ऊपर मैं बता चुका हूँ, 2.5 गुना होता है विड्थ ऑफ पाइल पे। मिनिमम लेंथ ऑफ पाइल कितना होना चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ पाइल डीप एक्सपेंसिव, मतलब कि जो पाइल का कम से कम लेंथ, ऐसे सॉइल में हम लोग 3.5 मीटर गड्ढा तो करेंगे ही, बोल रहे हैं 3.5 मीटर मतलब समझ रहे हो, एक मंजिल से भी ज्यादा लगभग, है ना। तो 3.5 मीटर गड्ढा तो कम से कम करेंगे, बोल रहे हैं ऐसे सॉइल में, अंडर रिम्ड जहाँ प्रोवाइड करना है वहाँ। मिनिमम डिजायरेबल डेप्थ फॉर द सेंटर टू सेंटर अपर बल्ब इज 1.5 मीटर। ये इसका मतलब समझ में आया, डिजायरेबल डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द अपर बल्ब, मतलब ये जो ऊपर वाला जो बल्ब है ना, एक मिनट इसको थोड़ा मिटाल के अच्छे से समझा देता हूँ। देखो ये जो ऊपर वाला जो बल्ब है ना, ये यहाँ से इसके सेंटर से लेके ये ऊपर जो ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस होता है वो कम से कम कितना होना चाहिए, बोल रहा है 1.5 मीटर होना चाहिए, बोल रहा है, ठीक है। 1.5 मीटर होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है, या फिर एक रिलेशन और दिया है 1.5 मीटर या फिर 2 इंटू बी यू, जो बल्ब है ना, बल्ब का डायमीटर उसका 2 गुना, दोनों में जो बड़ा हो उसी के बराबर होगा, बोल रहा है। क्या चीज, ये चीज डिजायरेबल डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द अपर बल्ब इन मल्टी अंडर रिम्ड पाइल, इन मल्टी अंडर रिम्ड पाइल सेंटर टू सेंटर वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ द बल्ब इज 1.5 BU, इसको मैं बता चुका हूँ पहले भी। उसके बाद देखते हैं वेल एंड पियर फाउंडेशन, ठीक है। तो वेल एंड पियर फाउंडेशन कोई इसको हमको नहीं पढ़ना है, वेल फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताया था फर्स्ट लेक्चर में। क्या बताया था कि वेल फाउंडेशन हम लोग जहाँ पर रनिंग वाटर होता है ना, रनिंग वाटर मतलब जनरली नदियों में हम लोग वेल फाउंडेशन, समुद्रों में भी वेल फाउंडेशन ही प्रोवाइड करते हैं, वेल केजर फाउंडेशन, ठीक है ना। जहाँ पर हम लोग को पानी में ही फाउंडेशन करना पड़ता है, ऐसी जगह में वेल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं ठीक है। पियर फाउंडेशन, देखो इन दोनों को, इसका इनको भी मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पाइल फाउंडेशन से आपको क्वेश्चन आता है, वेल और पियर फाउंडेशन से जो भी एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना बुक से, तो इधर जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो ये तो आपका 50% काम हुआ ना, 50% आपको अपने से करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी रिलायबल बुक है उससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपका क्या होगा, 50% आपकी तरफ से काम कंप्लीट होगा। तो वेल फाउंडेशन पियर फाउंडेशन का जो भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिख रहा है आपको पढ़ने लायक, उसको आप क्वेश्चन से करना, ठीक है। लार्ज डायमीटर सिलेंड्रिकल कॉलम होता है, ये बोल रहे हैं। पियर जो होता है एक्चुअली में क्या होता है कि एक बड़े बड़े जो पुल में नहीं देखे होगे, ऐसे आपका सिलेंड्रिकल वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं ना बड़े बड़े, वही तो पियर होता है और कुछ नहीं, ठीक है। और वर्टिकल पिलर्स भी बोल सकते हैं उसको। अच्छा इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, इसको ये मान लेते हैं आपका पाइल है, ठीक है,
ये थोड़ा सा गलत बन गया। ये मान लेते हैं आपका पाइल केप हो गया। ये नीचे वाला जो दिख रहा है आपका पाइल है ना। पाइल के ऊपर में मैं ये पाइल केप बना दिया, ठीक है। और पाइल केप के ऊपर में इसको थोड़ा 3D बना दूं क्या, पाइल केप को रहने दो ऐसी लाइन डायग्राम ही। और उसके ऊपर में फिर क्या होता है, ऐसा बड़ा बड़ा वर्टिकल पिलर्स आते हैं। ये पिलर है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। मतलब नीचे का ये जो पाइल है फाउंडेशन है, ठीक है। और उसके बाद इस फाउंडेशन के ऊपर में ये पाइल केप है। और पाइल केप के ऊपर में फिर देखे होगे ना, ये बड़ा बड़ा जो सिलेंड्रिकल पिलर है, इसी को हम लोग पियर बोलते हैं। और पियर के ऊपर में फिर जो भी स्ट्रक्चर है, मान लो ब्रिज है तो ब्रिज है, ठीक है ना, पुल है आपका, इसी कॉलम में खड़े रहता है। आगे समझ गए, यही तो पियर है और कुछ नहीं। आगे देखें, सॉइल एक्सप्लोरेशन देखते हैं जल्दी से। सॉइल एक्सप्लोरेशन मतलब एक्सप्लोर करना, मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लोर करना मतलब उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करना ना। तो वही चीज है, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फील्ड और द लेबोरेटरी टेस्ट। अब वो जानकारी कलेक्ट करना है, चाहे वो फील्ड टेस्ट से करें, लेबोरेटरी टेस्ट से करें, जिससे भी करें, लेकिन उसके बारे में जितना भी जानकारी है वो कलेक्ट करना, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वही सॉइल एक्सप्लोरेशन है। सॉइल एक्सप्लोरेशन करने के लिए अपने को पहले सॉइल सैंपल लेना पड़ेगा। सॉइल सैंपल लेना मतलब जमीन को खोद के सॉइल को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग जमीन को खोदने का मेथड मतलब बोरिंग का मेथड देखेंगे, ठीक है। बोरिंग का मेथड सबसे पहला आता है ऑगर बोरिंग। ऑगर बोरिंग सबसे सिंपल बोरिंग होता है, लेबर के थ्रू बोरिंग किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है ना, जो हैंडल रहता है, ठीक है ना, हैंडल को लेबर लोग पकड़े रहते हैं और चारों तरफ घूमते हैं। और जैसे जैसे घूमते जाते हैं वो गड्ढा होते जाता है, डिग होते जाता है। आगे समझ में, ये ऑगर बोरिंग है, एकदम नॉर्मल बोरिंग, मेरे ख्याल से देखे हुए होंगे सभी लोग। तो ये जो ऑगर बोरिंग होता है, अब लेबर लोग कर रहे हैं अपने मेहनत से, तो एकदम ज्यादा गड्ढा करने बोलेंगे उनको तो कर नहीं पाएंगे, है ना। तो ये सेलो डेप्थ के लिए होता है आपका। ऑगर बोरिंग जो होता है वो शेलो डेप्थ के लिए होता है। और सॉफ्ट सॉइल के लिए होता है, हार्ड सॉइल के लिए नहीं होता। मतलब हार्ड स्ट्रेटा के लिए नहीं होता, सॉफ्ट सॉइल के लिए होता है, सेचुरेटेड सिल्ट या फिर क्ले के लिए होता है। मोस्ट सुटेबल एंड सिंपल मेथड होता है, सबसे सिंपल मेथड है ये। कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं होती, कोई मशीन की जरूरत नहीं है। नॉर्मल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको लेबर की हेल्प से गड्ढा करना है। मोस्ट सुटेबल, सुटेबल भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नॉर्मल घर वर बनाना है, ठीक है, तो वहाँ मशीन मशीन से ज़्यादा यही प्रीफर करते हैं क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ बहुत बड़ा वर्क है वहाँ मशीन का ही हेल्प करेंगे। लेकिन एक छोटा सा घर बनना है, नॉर्मल घर बनना है, मतलब वहाँ पर पाइल फाउंडेशन होता है, तो हम लोग मशीन का हेल्प नहीं लेते, वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। हालांकि वो समय बचाता है, लेकिन लेबर कॉस्ट कम होने के कारण आपको सस्ता पड़ता है। उसके बाद फिर हाईवे वगैरह बनता है ना, तो हाईवे के लिए, हाईवे बनाने के लिए अपने को सॉइल का सैंपल लेना पड़ता है, सॉइल की प्रॉपर्टी चेक करने पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग ऑगर बोरिंग के हेल्प से ही क्या करते हैं, सॉइल सैंपल लेते हैं। वॉश बोरिंग, वॉश बोरिंग क्या होता है, वॉश मतलब पानी टाइप का नहीं लग रहा है थोड़ा, तो बस वही है। तो हाई वाटर प्रेशर के थ्रू इसमें क्या करते हैं, गड्ढा करते हैं। हाई वाटर प्रेशर के थ्रू गड्ढा किया जाता है। डीप सैंपलिंग में इसका यूज किया जाता है। डीप सैंपलिंग मतलब समझ गए ना। एंड यूजेबल फॉर दी एनी टाइप ऑफ दी सॉइल, हर प्रकार के सॉइल के लिए। थोड़ा हार्ड सॉइल है तो भी सूटेबल है, लेकिन रॉक नहीं होना चाहिए। हार्ड सॉइल हो चलेगा, लेकिन एकदम रॉक चट्टान को ये गड्ढा नहीं कर पाएगा ना। नॉट यूजफुल फॉर दी अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, ठीक है ना। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए हम लोग वॉश बोरिंग का यूज नहीं करते। अच्छा, ये डिस्टर्ब्ड सैंपल, अनडिस्टर्ब सैंपल क्या होता है। नॉर्मल जो चीज आप समझ रहे हो ना, डिस्टर्ब सैंपल मतलब जो डिस्टर्ब हो रहा है नेचुरली, और अनडिस्टर्ब सैंपल मतलब जो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है, उसको अनडिस्टर्ब सैंपल बोलते हैं। तो अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं परफ्यूजन बोरिंग। अब इस प्रकार का बोरिंग जो होता है उसमें डायनेमिक एक्शन, डायनेमिक लोड के थ्रू गड्ढा किया जाता है। मतलब ब्लो दिया जाता है हैमर का या फिर वेट का, कोई सा भी भारी चीज का इसमें ब्लो दिया जा रहा है और उससे फिर गड्ढा किया जा रहा है। गुड होता है ये, अच्छा होता है किसके लिए, ग्रेवल बोल्डर वगैरह के लिए, क्योंकि इम्पैक्ट लगता है तो आसानी से टूट जाता है, ठीक है ना। तो ग्रेवल और बोल्डर, समझ गए ना। ग्रेवल कहाँ तक होता है, 80 mm, 80 mm से जो 300 mm तक होता था वो जहाँ तक बोल्डर होता था ना, और 300 mm से भी ज्यादा कोबल होता था। ये सब सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। तो ग्रेवल बोल्डर वगैरह के लिए बीच बीच में क्या हो जाता है,
ग्रेवल एंड बोल्डर के लिए क्या होता है आपका परक्यूजन बोरिंग होता है, ठीक है ना। यूजफुल फॉर दी रॉक, रॉक के लिए भी ये सही होता है बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा पूछेगा कि रॉक के लिए कौन सा बोरिंग सही है, तो आपका परक्यूजन बोरिंग बोल देना। उसके बाद फिर रोटरी बोरिंग देखते हैं। रोटरी बोरिंग में जो कटिंग एज होता है वो डायमंड कटिंग एज होता है, याद रखना, इसको पूछा है एक बार। तो डायमंड कटिंग एज का यूज किया जाता है रोटरी बोरिंग में। जैसे ऊपर में ऑगर बोरिंग देखे है ना, नॉर्मल बोरिंग, वैसे ये भी होता है, बस इसमें मशीन का यूज होता है। उसमें क्या करते थे, लेबर के थ्रू बोरिंग करते थे, इसमें मशीन होता है। ट्रक वाला बोरिंग तो देखे ही हो गया, ट्रक के पीछे में ऐसा गर चलते रहता है, एकदम आवाज आते रहता है। वैसे ही और बड़े बड़े मशीन भी होते हैं, वो सब रोटरी बोरिंग के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है ना। यूजफुल फॉर दी ऑल टाइप ऑफ दी सॉइल, हर प्रकार के सॉइल के बोरिंग के लिए सही है, लेकिन रॉक के लिए उतना सही नहीं है। रॉक का भी कर सकते हैं, लेकिन रॉक के लिए प्रेफरेंस अपने को परक्यूजन बोरिंग को ही लेना है, ठीक है ना। लार्ज मशीन होते हैं इसमें, ऑगर बोरिंग की तरह ही होता है। उसके बाद फिर देखते हैं सैम्पलर के बारे में। अब ये सैम्पलर क्या चीज होता है, हम लोग एसपीटी टेस्ट पढ़े थे, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, उसमें मैं बताया था स्प्लिट स्पून सैम्पलर करके कुछ बताया था। वैसे बहुत सारे सैम्पलर होते हैं, ठीक है ना। उस सैम्पलर के हेल्प से क्या करते हैं, तो वो नीचे में जमीन में गड्ढा ही करते हैं, ठीक है ना, इतना समझ लो। तो ये आपको सैम्पलर दिख रहा है, लगभग सैम्पलर में दो पार्ट होते हैं, एक एज, कटिंग एज होता है, और एक क्या होता है, ट्यूब वाला पार्ट होता है। तो वही चीज है। तो कटिंग एज का इनर डायमीटर को D1 माना हूँ, है ना, और आउटर डायमीटर को D2 माना हूँ। वैसे ट्यूब जो है, ट्यूब का इनर डायमीटर D3 है और आउटर डायमीटर D4 है, ठीक है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लिया तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो एरिया रेशियो जो होता है वो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एरिया रेशियो निकालने के लिए कटिंग एज वाले पोर्शन को देखना, तो D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D1 का स्क्वायर। D2 क्या है, तो आपका आउटर डायमीटर ऑफ कटिंग एज है, D1 क्या है, इनर डायमीटर। तो इस रेशियो से एरिया रेशियो निकलेगा। लेकिन इस फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये थ्योरेटिकल चीज याद रखना है कि एरिया रेशियो हमेशा 10% या फिर उससे कम होना चाहिए, 10% या फिर उससे कम होना चाहिए फॉर गुड सैम्पलर, ठीक है। वैसे आपको इनसाइड क्लियरेंस रेशियो याद रखना है। इनसाइड क्लियरेंस रेशियो कैसे निकालेंगे, तो D3 माइनस D1 डिवाइडेड बाई D1। D3 क्या है आपका, इनर डायमीटर है ना किसका, ट्यूब का, और D1 क्या है, इनर डायमीटर कटिंग एज का है। तो D3 माइनस D1 डिवाइडेड बाई D1 करोगे तो इनसाइड क्लियरेंस रेशियो आएगा, जो कि होना चाहिए आपका 1 से 3% के बीच में, ठीक है। यही आपको ज्यादा है इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना, 1 से 3% के बीच में होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो कैसे निकालोगे, अब आउटर आउटर मतलब कि आउटर डायमीटर ऑफ द ट्यूब और आउटर डायमीटर ऑफ द कटिंग एज, D4 माइनस क्या हो जाएगा, D2 डिवाइडेड बाई D2। इसमें स्क्वायर नहीं है इन दोनों फॉर्मूला में, ऊपर वाले फॉर्मूला में स्क्वायर था बस, इसको याद रखना। तो आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो 0 to 2% के बीच में होना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैम्पलर एंड टाइप ऑफ टेस्ट, इसको देख लेते हैं। देखो सैम्पलर या सॉरी सैंपल, सैम्पलर नहीं ना, टाइप्स ऑफ सैंपल आपके अनडिस्टर्ब सैंपल, डिस्टर्ब सैंपल हो सकते हैं, या फिर दोनों हो सकता है। तो डिस्टर्ब्ड सैंपल जब हमारे पास होता है तो कौन सा टेस्ट हम लोग डिस्टर्ब सैंपल की हेल्प से करते हैं, इस चीज को याद रखना। तो डिस्टर्ब्ड सैंपल सॉरी अनडिस्टर्ब्ड सैंपल जब हमारे पास रहेगा तो अधिकतर सभी टेस्ट अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए ही होता है। फिर से बोल देता हूँ, अधिकतर सभी टेस्ट, ठीक है, कुछ टेस्टों को छोड़ के अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए होता है, चाहे वो वाटर कंटेंट टेस्ट हो, परमेबिलिटी टेस्ट हो, कंसोलिडेशन टेस्ट हो, ठीक है, ये कोहेसिवनेस टेस्ट, मतलब ये शियर स्ट्रेंथ टेस्ट के अंतर्गत में ही आ जाएगा ये दोनों। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, यूनिट वेट टेस्ट, कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट, ये सभी टेस्ट जो होते हैं अनडिस्टर्ब सैंपल में होता है। डिस्टर्ब सैंपल में कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो सीबीआर टेस्ट, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट और इंडेक्स प्रॉपर्टीज टेस्ट जो होते हैं वो डिस्टर्ब सैंपल की हेल्प से करते हैं। एंड अनडिस्टर्ब हो चाहे डिस्टर्ब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन से टेस्ट के लिए, ग्रेन साइज एनालिसिस जब करते हैं हम लोग, ग्रेन साइज एनालिसिस, तो डिस्टर्ब हो चाहे अनडिस्टर्ब हो। उसके बाद फिर ऑर्डर ऑफ डिस्टर्बेंस देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ डिस्टर्बेंस सैंपलर का, मैं बोला था ना सैंपलर बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, ये सब सैंपलर है, 1 2 3 4 तो सैंपलर है हमारे पास। तो ये चारों सैंपलर में जो रिमोल्डेड सैंपलर होता है उसमें सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मतलब कि डिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए हम लोग रिमोल्डेड सैंपल का यूज करेंगे, और स्प्लिट स्पून सैंपलर का भी यूज डिस्टर्ब सॉइल के लिए करते हैं। मतलब कि रिमोल्डेड सैंपलर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब जब रहेगा, उसके बाद थोड़ा कम डिस्टर्ब रहेगा, उसके बाद फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, मतलब चंक सैंपलर का यूज जब बहुत कम डिस्टर्बेंस होगा, या फिर आपका अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए भी हम लोग चंक का यूज करते हैं। कभी कभार पिस्टन को भी अनडिस्टर्ब के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं बता दिया हूँ कि डिस्टर्बेंस का
जो आपका ऑर्डर है वो किस हिसाब से रहता है, चंक में सबसे कम, फिर उसके बाद पिस्टन, उसके बाद स्प्लिट स्पून, और उसके बाद फिर आपका रिमोट सैम्पलर। ठीक है ना, स्प्लिट स्पून सैम्पलर को मैं दिखाया भी था कैसे दिखता है करके, तो वही चीज़ है और कुछ नहीं। ठीक हो गया ना, आगे समझ में। इस प्रकार से आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग खत्म होता है और आज का क्लास भी खत्म होता है। अगर आपको सब चीज़ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ो। ठीक।